हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 9 महीने के बाद पहली बार एफआईआईज ने बाइंग शुरू की है और इतने महीने के बाद पहली बार जुलाई में वो नेट बायर बने हैं। लेकिन आखिर वो खरीद क्या रहे हैं? क्या आपके पास वो स्टॉक्स हैं जिनमें वो खरीदारी कर रहे हैं? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल रही है और फेड के बाद आरबीआई ने भी कल शाम जो है रेट्स को बढ़ा दिया है। तो क्या है इन सब के मायने और फंडामेंटल्स के बेसिस पर बात करें तो क्या मार्केट ने टॉप बना दिया है और 2023-2024 तक जो है फंडामेंटल्स किस तरफ इशारा करते हैं, मार्केट बेस्ट के सिनेरियो में कितना ऊपर जा सकता है, इन सभी बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 9 महीने के बाद पहली बार जुलाई में एफआईआईज नेट बायर बने हैं। तो जुलाई में उन्होंने करीब 618 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की, जो कि करीब करीब रफली 5000 करोड़ के आसपास की फिगर बनती है। और वहीं अगस्त में भी अगर आप देखें तो उन्होंने अब तक 1.6 बिलियन डॉलर्स की बाइंग कर डाली है, जो कि रफली 12,500 करोड़ के लगभग बनता है। तो अभी तक अगर हम जुलाई और अगस्त के अब तक का देखें तो उनकी जो है बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग मोड में जा रही है। वहीं अगर हम अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक की फिगर्स देखें तो उसमें उन्होंने करीब 32 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग की है, रफली जो बनता है 2.4 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग। तो अगर हम इस फिगर से कंपेयर करें तो जून और जुलाई की फिगर को अगर आप देखें तो रफली वो 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की बनती है। तो जितनी उन्होंने पिछले जो है 8-9 महीने में सेलिंग की है उसका एक टाइनी परसेंटेज को उन्होंने खरीदा है। तो आखिर वो खरीद क्या रहे हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं और ये डेटा जुलाई महीने का है। तो इसमें उनकी जो टॉप जो बाइंग है वो है एफएमसीजी में, जिसमें उन्होंने 620 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है। इसके बाद आता है टेलीकॉम, जिसमें उन्होंने 580 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है। और दोस्तों, जैसा कि हमेशा कहता हूं, टेलीकॉम मतलब एयरटेल। और कैपिटल गुड्स में भी उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, 240 मिलियन डॉलर्स। वहीं एनर्जी सेक्टर में उन्होंने काफी भारी सेलिंग की है, 680 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। और दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल टैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, इसकी वजह से वो स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं। और वहीं आईटी में भी उन्होंने जो है काफी ज्यादा सेलिंग की है, 590 मिलियन यूएस डॉलर्स की। और मेटल्स में भी उन्होंने 160 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो एफआईआईज वहां पे स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं और उसकी बड़ी वजह है कि यूएस में रिसेशन का डर और साथ में जो आईटी कंपनीज के ऊपर जो है मार्जिन का बहुत ज्यादा प्रेशर शुरू हो गया है और उनके मार्जिन जो हैं पिछले कई साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज में जो है ले ऑफ्स की तैयारी चल रही है। तो आईटी सेक्टर आने वाले कुछ टाइम तक जो है अच्छा खासा पेन दे सकता है। और मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से एफआईआईज उस पर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उन्होंने अभी बाइंग शुरू की है और हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। तो इस डेटा को देखकर आप क्या समझते हैं? इस डेटा का मैं इंटरप्रिटेशन क्या करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मैंने इसका कुछ डिटेल आपको पुराने वीडियोस में भी शेयर किया था कि अगर आप उनकी बाइंग पैटर्न को देखें तो उसमें वो ज़्यादा पैसा जो है डिफेंसिव स्टॉक्स और सेक्टर में लगा रहे हैं, उन कंपनीज में, उन सेक्टर्स में लगा रहे हैं जो कि जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पास सॉलिड बिजनेस मॉडल्स हैं, कस्टमर्स हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, जैसे कि एफएमसीजी की कंपनियां। और उन कंपनीज को एफआईआईज डंप कर रहे हैं जिसमें जो है जिनकी डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट्स में है, जैसे कि आईटी और फार्मा। और जो न्यू एज कंपनीज हैं जो कि नॉट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल फेजेस में चल रही हैं, उन कंपनीज को जो है एफआईआईज डंप कर रहे हैं। तो ऐसा कब होता है कि जब आप हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को छोड़कर सेफ्टी और डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। ऐसा आप तब करते हैं जब मार्केट अनसर्टेन होता है और अक्सर जो है ये बेयर मार्केट में ही इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं।
क्योंकि बुल मार्केट में सब कुछ ऊपर जाता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन स्टॉक्स और सेक्टर्स में बेट करना पसंद करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और वहीं जब बेयर मार्केट में मार्केट होता है तो वो ग्रोथ को छोड़कर सेफ्टी की तरफ जाते हैं, जो एक तरीके की डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है। तो एफआईआईज का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक्स में जा रहा है? तो HUL, ITC, भारती और LNT इस टाइप की कंपनीज पे जा रहा है। इनफैक्ट जितनी भी एफआईआईज ने जुलाई में बाइंग की है उसका सबसे बड़ा चंक जो है वो ITC में गया है। और दोस्तों इसी वजह से ITC जो है हमारे पोर्टफोलियो में, जो हमने पिछले साल पब्लिश किया था, उसका टॉप जो वेटेज हमने ITC को दिया था। और ITC इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है अगर आप पिछले 7-8 महीने का परफॉर्मेंस देखें। लेकिन इस रैली में रिटेल क्या कर रहा है? अगर आप रिटेल को देखें तो वो मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखकर खुश तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि उसने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले साल कर दिया है और अब उनके पोर्टफोलियोज जो हैं ब्लीड कर रहे हैं, उसमें उनको लॉसेस दिख रहे हैं और इस वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं खरीदने की। और इस रैली को भी वो काफ़ी हद तक डाउट की नज़रों से देख रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो जो है लॉस में चल रहा है। और इस रिटेल बाइंग का डेटा मैं आगे वीडियो में भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। तो अगर आप NSE के टोटल स्टॉक्स में रिटेल की होल्डिंग देखें तो वो ऑल टाइम हाई पर चल रही है। 23.5% ओनरशिप रिटेल की है। और वहीं अगर आप FPIs की देखें तो वो ऑल टाइम 10 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर चल रही है, 19.5 लेवल। तो इस वक्त अगर आप देखिए रिटेल की जो ओनरशिप है NSE के स्टॉक्स में वो FIIs से ज़्यादा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि FIIs जो है सेलिंग करके निकल रहे हैं। तो जब भी अगर आप देखिए कि रिटेल की ओनरशिप जो है इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है पीक बना चुका है। तो रिटेल खरीद नहीं रहा है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप डेली टर्नओवर का डेटा देखें रिटेल का, जून तक का अगर आप डेटा देखिए, जब मार्केट जो है में रैली शुरू नहीं हुई थी, करंट रैली शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो है डेली टर्नओवर करीब 44,000 करोड़ का रिटेल का बनता था। और उसके बाद जुलाई में हमें रैली देखने को मिली तो उसमें एक मार्जिनल जंप हमें देखने को मिला। 44,000 करोड़ से बढ़कर वो 46,000 करोड़ का डेली टर्नओवर हो गया। अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अगर आप इस डेटा को अक्टूबर 2021 से कंपेयर करें तो उस वक्त जो है डेली टर्नओवर 65, 66, 68,000 करोड़ का होता था। तो कहाँ 65, 67, 68,000 करोड़ और कहाँ हम जो है जून जुलाई में 44,000, 46,000 करोड़ पर आ गए। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि रिटेल जो है इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं, वो इस रैली को डाउट की नज़रों से देख रहे हैं। और FIIs जो हैं बाइंग कर रहे हैं और उनकी बाइंग की वजह से ही ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। और ऐसा पॉसिबल है कि वो तब तक मार्केट को बाइंग करते रहेंगे जब तक रिटेल वापस से दोबारा मार्केट में नहीं आता है। और जैसे ही रिटेल का टर्नओवर बढ़ेगा, वो ज़्यादा मात्रा में खरीदना शुरू करेंगे, तो एक बार फिर FIIs जो हैं अपनी सेलिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे, जैसा कि हमने अक्टूबर 2021 में देखा। तो अगर हम वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां से भी हमें ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मार्केट ने अपना टॉप बना दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का डेटा देखें तो उसमें से सिर्फ 18 या 18 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली डबल डिजिट की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और उसमें से 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15% के रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ 7 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स। और उन 7 में से भी 4 स्टॉक्स तो जो हैं ऑयल एंड गैस और मेटल्स के हैं, जो ऑलरेडी जिसमें सेलिंग चल रही है और वो प्रेशर में है। तो अगर आप देखिए तो निफ्टी के जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निफ्टी के 50 स्टॉक्स में कमाते हैं, वो उनमें कुछ खास ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स को देखें जिसमें रिलायंस आता है, HDFC, ट्विंस, इन्फोसिस, TCS, LNT
और ITC, HUL, इन कंपनीज को अगर आप देखिए तो जिनका कि टोटल निफ्टी में वेटेज 60% है, तो ये किस रेट से ग्रो कर रहे हैं? ये 10-12 एवरेज परसेंटेज के रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो जब आपके इंडेक्स की कंपनीज का अगर ग्रोथ इतना स्लो होगा, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि निफ्टी जो है एक नई हाइस पर पहुंच जाएगा और अगले कई सालों तक लगातार ग्रो करता रहेगा? देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट को बढ़ने के लिए जो उसका मेन इंजन होता है, वो होता है कि कंपनीज में ग्रोथ होनी चाहिए, उनके अर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए। जब अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं होती है और स्टॉक के प्राइस चढ़ते हैं, तो वो एक तरीके का जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो राइज के बाद गिरता है। अक्सर वहां पर हमें जो है कई तरीके के मैनिपुलेशंस भी दिखते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अर्निंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और अर्निंग्स अगर आप देखिए तो वो निफ्टी की कंपनीज में बहुत हाई स्पीड की अर्निंग होती हुई नहीं दिख रही है। तो वैल्यूएशंस की कहानी भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमें दिख रहा है कि जो है निफ्टी का पीक ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि हम करंट सिनेरियो को देखते हुए, जो क्रूड और इंटरेस्ट रेट के साइकिल्स को देखते हुए, जो हम ये नहीं कह सकते कि अर्निंग्स में कोई जबरदस्त ग्रोथ आने वाले टाइम पर आने वाला है। इनफैक्ट कई ब्रोकरेज हाउसेस जैसे जेफरीज ये कह रहे हैं कि निफ्टी के अर्निंग में जो है डाउनग्रेड हमें दिखेगा अगले 2 साल में। तो अगर आप मार्च 2022 की निफ्टी की अर्निंग्स को देखें और उससे कंपेयर करें, तो 2023 में जो है निफ्टी के अर्निंग में करीब 3.3% का ड्रॉप हो सकता है और 2024 में 1.4% का ड्रॉप हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जेफरीज अगले 2 साल तक हमें निफ्टी में जो है डाउनग्रेड देखने को मिलेगा, उसकी अर्निंग में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो निफ्टी की टॉप कंपनीज हैं, जैसे कि IT कंपनीज, इन्फोसिस, TCS और टू सम एक्सटेंट टाटा मोटर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है ओवरसीज मार्केट में है। फार्मास्यूटिकल्स में भी की कंपनीज हैं जिनकी डिपेंडेंसी ओवरसीज मार्केट में है और उनका ऐसा मानना है कि ओवरसीज मार्केट में प्रॉब्लम्स आने वाली है। US जो है रिसेशन में जाने वाला है। UK में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, वो भी रिसेशन में वहाँ पे जाने की बातें हो रही है। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल अर्निंग्स पे जो कंपनीज डिपेंडेंट हैं, उनके प्रॉफिट्स पर और रेवेन्यूज पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं जो कंपनी इंडिया पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि HUL, ITC, उन पे जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी अर्निंग्स पर नहीं पड़ेगा। और इसी के बेसिस पर वो कह रहे हैं कि जो है निफ्टी के अर्निंग्स पे डाउनग्रेड आने वाला है अगले 2 साल पे। वहीं ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जो है निफ्टी के EPS में हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 2 साल तक। तो ब्लूमबर्ग का जो प्रोजेक्शन है 2023 का जो EPS का प्रोजेक्शन है वो है 837 और वहीं 2024 का जो प्रोजेक्शन है 974। तो अगर आप इस EPS को हम PE के साथ कंबाइन करके देखें तो निफ्टी का क्या प्रोजेक्शन बनता है, बेस्ट के सिनेरियो क्या बनता है और वर्स्ट के सिनेरियो क्या बनता है, ब्लूमबर्ग के डेटा के हिसाब से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों इस वक्त अगर आप निफ्टी का PE देखिए तो वो करीब 20 के आसपास चल रहा है और पीक टाइम पर वो 25 के आसपास था। तो अगर FY23 की बात करें जहां पर EPS 837 है और अगर PE मल्टीपल मार्केट 15 देता है तो हम 12,500 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर 18 PE मार्केट देता है तो हम 15,000 के लेवल को देख सकते हैं और वहीं अगर 22 PE मार्केट देता है तो हम 18,400 का लेवल देख सकते हैं। तो क्लियरली तो अगर ये सिनेरियो को लेकर मार्केट चलता है तो ऑलरेडी हमने पीक बना दिया है। वहीं अगर FY24 का देखें तो 14,000 से लेकर 21,000 तक का रेंज का प्रोजेक्शन निकल कर आ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तो हमारा जो निफ्टी का PE है वो 20 चल रहा है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है ना तो PE जो है 12-13 तक भी पहुंच जाता है। 2008 में 12.5 के आसपास PE पहुंच गया था और PE तब गिरता है जब मार्केट को लगता है कि कोई बड़ी क्राइसिस आने वाली है, इकॉनमी में जो है एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस आने वाली है, तब PE मल्टीपल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन और सब कुछ अच्छा होने वाला है,
तो पीई जो है अनरियलिस्टिकली हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल देखा जब पीई निफ्टी का 25 पर पहुंच गया था। तो अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्शन देखें तो निफ्टी के इस साल का जो उनका प्रोजेक्शन है वो 14,500 का है। और इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ही जो है मेन कल्प्रिट होगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि क्रूड, उनका कहना है कि क्रूड जो है 100 के ऊपर ही सेटल होगा जो है इस साल के लेटर पार्ट में, और जिसकी वजह से जो है कंपनीज के अर्निंग्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके पेंट्स और एफएमसीजी की कंपनी पर इसका अच्छा खासा प्रॉफिट पर और रेवेन्यूज पर पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी इंडिया जो है अगर कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स और इन जनरल अदर मार्केट्स, उससे अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, तो वैल्यूएशंस अभी भी इंडिया में हाई हैं। तो क्लियरली फंडामेंटल्स जो है ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट्स जो है आने वाले टाइम पे फ्रेश हाइज बनाएगा। वहीं आरबीआई ने भी कल शाम को रेट्स बढ़ा दिए 0.5%, और ये दूसरा बड़ा हाइक था 0.5% का, और रेपो रेट अब बढ़कर 5.4% बढ़ गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल एक और, कम से कम एक और हाइक होने वाला है, और इस साल के अंत तक हो सकता है कि रेपो रेट 6% तक पहुंच जाए। और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सीपीआई जो है जिस लेवल पर चल रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है, उन्हें इसे, आरबीआई को इसे कम करना है। और साथ में उन्होंने एक और चीज कही कि 0.5% राइज इज द न्यू नॉर्मल इन द वर्ल्ड, यानी कि वो एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि भाई अब छोटा मोटा राइज जो है आने वाले टाइम पर नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की कमेंट्री सुनकर बॉन्ड मार्केट को थोड़ा सरप्राइज हुआ और वहां पर एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, और इसका एक रिएक्शन हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है, खास करके बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में, क्योंकि लोन्स जो है इमीडिएटली अब उनके रेट्स बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों के बिजनेस पर उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मार्केट। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की एनालिसिस देखना चाहते हैं, आप हमारे पिछले वीडियो को रेफर करें। और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर हमारा ये मानना है कि मार्केट ऑलरेडी पीक्ड आउट हो चुका है। क्या आप हमारे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, ये जरूर हमारे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।